A very good morning to all of you. बच्चों, राजनीति विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 चुनावी राजनीति। बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होता है और हम ये भी समझेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक और उपयोगी। और इस प्रकार हम इस चैप्टर में चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों जानेंगे कि चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, सभी लोकतांत्रिक देशों में नियमित समय के बाद चुनाव होते हैं और संसार के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होता है। लोकतंत्र जनता की और जनता के लिए सरकार है। बड़ी उम्मीदों के साथ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल की सरकार बनती है। और बच्चों, जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, यदि वो जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं देता है तो जनता अगले चुनाव में दूसरे दल को जिता देती है और उस दल को पराजय का मुंह देखना पड़ता है, यानी कि वो दल हार जाता है। बच्चों, केवल चुनाव प्रणाली अपनाने से ही कोई देश लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से अलोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक राज्य में चुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जनता खुद शासन नहीं करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करवाती है और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव ही सबसे अच्छा साधन है। हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव अनुभव और आयु के आधार पर किया जाता है, अथवा ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव ज्ञान और शिक्षा के आधार पर होता है। अब किसे ज़्यादा अनुभव और ज़्यादा ज्ञान है, ये तय करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आ सकती है। लेकिन बच्चों, क्या हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? ये व्यवस्था कैसे हो सकेगी कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार ही शासन करे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। और बच्चों, इस व्यवस्था का नाम ही चुनाव है। इसलिए आज के समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं, जैसे कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। बच्चों, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? सभी लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव बहुत से तरीकों से कराए जाते हैं, लेकिन इन सभी चुनावों को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के कुछ आधार या शर्तें होती हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर ही मिलना चाहिए, अर्थात नए चुनाव कुछ वर्षों बाद नियमित रूप से होने चाहिए। सभी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए सभी को। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए
और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। लोगों द्वारा वरीयता प्राप्त प्रत्याशी ही चुना जाना चाहिए। दलों तथा प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और मतदाता के लिए कुछ विकल्प होने चाहिए। चुनाव स्वतंत्र तथा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, जिससे लोग अपनी इच्छानुसार व्यक्ति का चुनाव कर सकें। वैसे तो बच्चों ये शर्तें बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। यहाँ हम अपने देश की निर्वाचन पद्धति का विश्लेषण करते हुए ये ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में निर्वाचन जिस प्रकार संपन्न होता है उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। चुनाव की हमारी प्रणाली। बेटा, हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं और 5 साल के बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की प्रक्रिया समान दिवस पर या कुछ ही दिनों के अंदर संपन्न करा दी जाती है। इसे आम चुनाव कहते हैं। कभी कभी किसी एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र दिए जाने के कारण जो स्थान खाली हो जाता है उसको भरने के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, जिसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। बच्चों, चुनाव के लिए संपूर्ण देश को विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और किसी एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया तथा प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव के लिए हर राज्य को उसकी विधानसभा सीटों के अनुसार बांटा जाता है और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक यानी एमएलए कहते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से विधानसभा क्षेत्र होते हैं तथा यही तरीका पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए भी अपनाया जाता है। हर एक गांव या शहर को बहुत से वार्डों में बांटा गया है और हर एक वार्ड से एक उम्मीदवार को चुना जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। और इस तरह बच्चों, जब हम ऐसे कहते हैं ना कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका अर्थ होता है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्र से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। बेटा, हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्हें ये चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे और संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले जो प्रभावशाली लोग हैं उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए बच्चों, हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची और इस कारण
कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। और बच्चों, अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बच्चों, कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मतदाता सूची और भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।